दोस्तों, कभी क्या आपने सोचा है कि सोलर पैनल्स दोपहर के टाइम पे यानी कि नून के टाइम पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी क्यों बनाते हैं? सुबह के टाइम या शाम के टाइम पे वो उतनी इलेक्ट्रिसिटी नहीं जनरेट कर पाते, बावजूद इसके कि क्लाउड्स भी नहीं है। तो ऐसा क्या रीजन है? इसका रीजन छुपा हुआ है एक सिंपल बट वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट जिसको हम एयर मास बोलते हैं। एयर मास एक तरह से डिफाइन करता है, सूरज की रोशनी के पाथ को डिफाइन करता है कि वो एटमॉस्फेयर में कौन सा पाथ फॉलो करते हुए आ रही है। और ये एक्चुअली इन्फ्लुएंस करता है आपके सोलर पैनल कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाले हैं। चलिए इस आज के इस ट्यूटोरियल में इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन क्या है एयर मास की? इट इज द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द सनलाइट टू द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ व्हेन द सन इज ओवरहेड। ये रेशो है जो सूरज की रोशनी जो एक्चुअल पाथ फॉलो करती हुई आ रही है और सोलर पैनल पे स्ट्राइक करती है टू द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। यानी कि जब सन ओवरहेड है, वो वाला पाथ सूरज की रोशनी का, व्हेन इट स्ट्राइक्स द सोलर पैनल, इसकी रेशियो को हम बोलते हैं एयर मास। और इसकी वेरिएशन से आपके सोलर पैनल क्या पावर आउटपुट देने वाले हैं उस पर इम्पैक्ट होता है। चलिए इसको डायग्राम से समझते हैं और हमारी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाएगी। फाइन, ये हमने अर्थ सरफेस बना दिया। दिस इज माय अर्थ सरफेस और ये हमारी एटमॉस्फेयर की लेयर। ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है। अर्थ की ग्रेविटी की वजह से एटमॉस्फेयर बना रहता है। सो दिस इज द एटमॉस्फेयर, अर्थ का एटमॉस्फेयर है। ये मैंने एक लेयर बना ली है। फाइन, और ये हमारा सन, ये हमारा सन है। अब सूरज की रोशनी अर्थ की सरफेस पे स्ट्राइक करेगी, तो उसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सूरज की रोशनी, ये डायरेक्ट आ गई। दैट मीन्स व्हेन सन इज ओवरहेड, जो रोशनी है कुछ इस तरीके से सीधी डायरेक्ट आएगी। इसको हम बोलते हैं व्हेन सन इज ओवरहेड हाईएस्ट पॉइंट, जिसको हम जेनिथ पॉइंट भी बोलते हैं। दैट इज व्हेन सन इज ओवरहेड। अब सन और अर्थ की रिलेटिव पोजीशन कीप ऑन चेंजिंग, चेंज होती रहती है। इस पॉइंट को हम बोलते हैं, दिस इज पॉइंट जेड एंड दिस इज पॉइंट। अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही हम बात करेंगे। ये अर्थ का एटमॉस्फेयर यहाँ से लेके यहाँ तक है। जब सूरज की रोशनी अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, उस पॉइंट ऑफ टाइम को, उसी चीज को हम कंसिडर करेंगे। अब सूरज कुछ टाइम के बाद इनकी रिलेटिव पोजीशन चेंज हो रही है। ये सन हमारा यहाँ पे आ जाता है और अब ये जो सरफेस पॉइंट है दैट इज पॉइंट ओ। अब सूरज की रोशनी किस तरीके से पहुंचेगी यहाँ पे? कुछ इस तरीके से। नाउ दिस इज द पाथ, ये सनलाइट का एक्चुअल पाथ है। इसको हमने ले लिया पी, दिस पॉइंट इज पी। एंड ये कुछ इस तरीके से पाथ फॉलो करता हुआ आ रहा है सन। अब नाउ ये दिस वाज ए एंड दिस वाज, नाउ दिस इज ए डैश। अब सन की जो पोजीशन है ए डैश हो गई है। सूरज की रोशनी अब कुछ इस तरीके से आ रही है। ये एटमोसफेयर में एंटर किया पॉइंट पी पर, पी ओ। अब दिस इज द जेनिथ पॉइंट जेड ओ। इनके बीच का जो एंगल है, ये जो एंगल है इसको हम बोलते हैं थीटा जेड। और थीटा जेड इज कॉल्ड एज जेनिथ एंगल। दिस इज जेनिथ एंगल। फाइन स्टूडेंट्स, अब हमें एयर मास के कॉन्सेप्ट को समझना है। एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द सनलाइट टू द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, उसकी रेशो है। अब दिस इज द एक्चुअल पाथ, पीओ इज द एक्चुअल पाथ एंड दिस इज द एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ इज पीओ एंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ जब सनलाइट एंटर करती है एटमोस्फेयर में, इट इज जेड ओ। शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ इज जेड ओ। सो एयर मास क्या है? एयर मास इज, व्हाट इज एयर मास? एयर मास इज द ratio of actual path. Actual path is PO divided by the shortest possible path that sunlight travels into the Earth's atmosphere, which is ZO. ये एयर मास को रिप्रेजेंट करता है। अब PO अपॉन ZO, PO इज ए काइंड ऑफ, अगर हम बात करें इस ट्राइंगल की PZO या POZ, ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल PZO, इट्स ए काइंड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अगर हम एटमोस्फेयर की लेयर को बिल्कुल पैरेलल ले लेते हैं, दिस इज एटमोस्फेरिक लेयर, इसको पैरेलल ले लिया अर्थ के सरफेस से, तो एक तरह से हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया PZO, जिसमें एंगल Z इज 90 डिग्री। तो हम
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसमें लगा सकते हैं. That is, PO is a kind of hypotenuse. It's a hypotenuse, and ZO is the base of the triangle PZO. So, and what is hypotenuse upon base? It is secant theta. या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम, AM is equal to secant theta और 1 upon cos theta, where theta is theta z, zenith angle, theta z. So AM, air mass is equal to secant theta z और 1 upon cos theta z. अगर हमें ये थीटा z पता होगा तो हम पता लगा सकते हैं कि हमारा एयर मास क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या है. लेट्स से अगर जब सन इज इन, अभी एक्चुअल पोजीशन ए है, सन ओवरहेड है, उस केस में जो P है इट विल कॉन्साइड Z के साथ कॉन्साइड हो जाएगा. सो PO अपॉन ZO वुड बी इक्वल टू 1 बिकॉज लेंथ इज सेम. जब सन इज ओवरहेड तो PO और ZO इक्वल हो जाएंगे. PO would be equal to ZO when sun is overhead. Sun is overhead. I hope ये आपको क्लियर हो रहा होगा. That would be, इनकी रेशो क्या हो जाएगी? इनकी रेशो would be 1. So AM क्या हो जाएगा? AM would be 1. When sun is overhead, AM is 1. Sun overhead, in that case, AM is equal to 1. अब अगर सन की पोजीशन A डैश हो जाती है, then actual path followed by the light would be this path. Then PO, उस केस में हो जाएगा PO अपॉन ZO. AM अभी हमने देखा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा या 1 अपॉन कॉस थीटा. मान लेते हैं ये जो थीटा Z है इट इज 30 डिग्रीज. 30 डिग्रीज. तो अगर हम यहाँ पे Z थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पुट कर दें या यहाँ पे 30 डिग्री पुट कर दें तो हम पता लगा सकते हैं कि एयर मास क्या होने वाला है. सो लेट्स से अगर हम ये करें 1 अपॉन कॉस 30, आप सीकेंट 30 भी ले सकते हैं. व्हाट इज कॉस 30? इट इज रूट 3 by 2. दैट वुड बी इक्वल टू 2 अपॉन रूट 3. अगर मैं cos 30 की जगह रूट 3 by 2 पुट करूंगा तो 2 ऊपर चला जाएगा. इट वुड बिकम 2 by रूट 3. एंड देन व्हाट इज 2 by रूट 3? इट इज अप्रोक्सीमेटली 1.15. So in that case, when theta z is 30 degree, my air mass would be 1.15. Similarly, जब सन, ओके अब इसको थोड़ा मिटा देते हैं. सन सन कुछ यहाँ पे आ जाता है. लेट्स से अब रिलेटिव पोजीशन ही आ, दिस इज, इसको ए डबल डैश ले लेते हैं. नाउ सन इज हियर. और अगर हम बात करें यहाँ पे, अब ये लाइट का पाथ कुछ इस तरीके से हो गया. दैट इज P1 डैश या P डैश ओ. दिस इज द न्यू पाथ. अब ये जेडो के साथ क्या एंगल बना रहा है उसको हमें पता लगाना है. लेट्स से ये जो एंगल है दिस इज, नाउ दिस बिकम्स द जेनिथ एंगल. अगर ये 48.2 डिग्रीज है, लेट्स से 48 पॉइंट, अप्रोक्सीमेटली 48.2 डिग्रीज. सो इन दैट केस हमारा एयर मास हो जाएगा सीकेंट 48.2 डिग्रीज. फाइन. इन दैट केस जो हमारी रेशो होगी दैट इज P डैश O divided by ZO, which is equal to secant 48.2 degrees. And secant 48.2 degrees is, this is AM is equal to 1.5. So जब सूरज की रोशनी कुछ 48.2 डिग्रीज एंगल बनाती हुई आती है जेनिथ के साथ, जेनिथ पॉइंट के साथ, उस पॉइंट पे जो हमारा एयर मास है वो 1.5 होता है. और अगर और आगे बढ़े, जब हमारा सन थोड़ा और आ गया, एंड दिस वुड बी, ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, नाउ इट बिकम 60 डिग्री. इन दैट केस हमारा एयर मास हो जाएगा 2. तो आप देखेंगे जैसे जैसे
लेंथ बढ़ती जा रही है, इसको पी डबल डैश लेते हैं। जैसे जैसे सूरज की जो रोशनी है उसकी लेंथ, एटमॉस्फेयर में जो ट्रेवल करने की जो लेंथ है वो बढ़ती जा रही है, एयर मास हमारा बढ़ता जा रहा है। और ये बढ़ने से क्या सिग्निफाई करता है? जैसे जैसे एयर मास की वैल्यू बढ़ती जा रही है, मतलब एयर मास की वैल्यू बढ़ती जा रही है, सूरज की रोशनी को अब ज्यादा लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो उसकी जो इंटेंसिटी है, आप बताओ इंटेंसिटी में क्या फर्क पड़ेगा? व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑन द सोलर सनलाइट इंटेंसिटी? इट विल गो डाउन, ये रिड्यूस करती जाएगी। और इसके स्पेक्ट्रम में भी हमें चेंजेस देखने को मिलेगा, दैट वुड शिफ्ट फ्रॉम ब्लू टुवर्ड्स रेड। इंटेंसिटी जैसे जैसे एयर मास की वैल्यू बढ़ती जाएगी, यानी कि जैसे जैसे सूरज की रोशनी को ज्यादा लंबा सफर तय करना पड़ेगा एटमॉस्फेयर के अंदर, वैसे वैसे सूरज की जो इंटेंसिटी है वो कम होती जाएगी। यानी कि लंबा सफर, अब सूरज की रोशनी को ज्यादा सफर तय करना पड़ रहा है, इंटेंसिटी कम हो रही है, यानी कि सोलर पैनल्स फिर हमें कम आउटपुट देंगे। और जो स्पेक्ट्रम है ब्लू से रेड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। फाइन। अब एक चीज और समझने वाली है कि हम जनरली एयर मास को, वाई वी डू टेक एयर मास, सोलर पैनल्स के केस में हम एयर मास को 1.5 ही क्यों डिफाइन करते हैं? वाई डू वी डिफाइन? बिकॉज पहली बात तो एक स्टैंडर्ड हमें लेना पड़ता है कि कोई स्टैंडर्ड को हमें डिफाइन करना पड़ेगा। दूसरी बात, मोस्ट ऑफ द सोलर इंस्टॉलेशंस, most solar installations are at latitude, in between latitude 30 degrees to 50 degrees। जो अर्थ में ज्यादातर जो सोलर इंस्टॉलेशंस है, ज्यादातर जो लोग रहते हैं इस लैटिट्यूड के बीच में रहते हैं। तो इस लैटिट्यूड के बीच में जनरली नून के टाइम पे एयर मास इंडेक्स इतना देखा गया है। तो साइंटिस्ट को, सोलर इंस्टॉलर्स को, इंजीनियर्स को एक स्टैंडर्ड डिफाइन करना था। तो जहां पे ज्यादा, सबसे ज्यादा सोलर इंस्टॉलेशन थी 30 से 50 डिग्री के बीच में, वहां पे नून के टाइम पे एयर मास इंडेक्स इतने के आसपास, एवरेज इतना देखा जाता है। तो इसलिए हम सोलर पैनल्स के केस में एयर मास इंडेक्स एक स्टैंडर्ड 1.5 लेते हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो जैसे जैसे सूरज की रोशनी को लंबा सफर तय करना पड़ता है, वैसे वैसे एयर मास की वैल्यू बढ़ती जाती है और सनलाइट की इंटेंसिटी कम होती जाती है। तो अलग अलग तरह के एयर मास हैं। हमारा एयर मास 1, सन इज ओवरहेड। एयर मास 1.5, when overhead, that means zenith angle is 0 degrees. When air mass is 1.5, when zenith angle is approximately 48.2 degrees. When air mass is 2, zenith angle is 60 degrees. And for AM greater than 2, zenith angle is greater than 60 degrees. So this is how we define air mass. एंड आपको ये रीजन भी पता लग गया कि एयर मास को 1.5 क्यों लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर सोलर इंस्टॉलेशन हमें इस रीजन्स में 30 से 50 डिग्री के रीजन्स में देखने को मिलती हैं लैटिट्यूड पे, जहां पे एवरेज एयर मास की वैल्यू 1.5 पाई जाती है। तो जितना लंबा सफर तय करना पड़ेगा सूरज की रोशनी को, उसकी इंटेंसिटी उतनी कम होती जाएगी। अच्छा, एक चीज और, आपको एक चीज मैं बताना भूल गया, एयर मास जीरो भी होता है। और ये कहाँ पे यूज होता है? दैट इज यूज्ड इन स्पेस एप्लीकेशंस। स्पेस एप्लीकेशन, आप ये देखिए, ये एटमॉस्फेयर से ऊपर वाली की जो जगह है, ये जो एटमॉस्फेयर से ऊपर वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे देयर इज नो एटमॉस्फेयर, यहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। जब एटमॉस्फेयर नहीं है, दैट इज एयर मास इज जीरो। एयर मास इज जीरो, यहाँ पे एयर मास जीरो है। तो यहाँ पे सोलर पैनल्स का जो मटेरियल है, सोलर सेल्स हैं, सोलर पैनल्स, उनका अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हमें डिफाइन करनी पड़ती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं है यहाँ पे। हमें टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। दिन में टेम्परेचर प्लस 120 130 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और रात के टाइम पे
150 के आसपास पहुंच जाता है, -150। तो सोलर पैनल को इतनी टेम्परेचर वेरिएशंस विथस्टैंड करनी पड़ेगी, तो उसके हिसाब से हमें वो मटेरियल यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पे कोई स्पेस में देयर इज नो एटमोस्फेयर। अगर कोई छोटा सा मीटरॉइड यानी कि इतना सा दाना भी सोलर पैनल से टकराता है, तो देयर इज नो एटमोस्फेयर उसे रोकने के लिए, वो सीधा टकराएगा विद एक्सेलरेशन, दैट वुड इम्पैक्ट, उसको इम्पैक्ट कर सकता है। और दूसरी बात, हमने बोला कोई एटमोस्फेयर नहीं है, तो कोई कन्वेक्शन करंट ही नहीं होगा स्पेस में, सोलर पैनल को ठंडा किस तरीके से किया जाए। तो वो जो मटेरियल हम अर्थ के सरफेस पे यूज करते हैं सोलर पैनल को बनाने के लिए, सेम मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर स्पेस, बिकॉज स्पेस में कंडीशंस अलग हैं अर्थ के एटमोस्फेयर के मुकाबले। हमारी अर्थ बहुत एक अच्छी चीज है जिसने लाइफ को सस्टेन किया हुआ है, एटमोस्फेयर की वजह से हमारी अर्थ में लाइफ सस्टेन्ड है। अब एक चीज और, हमने ये बात की थी, ये तो इंटेंसिटी में चेंज आ गया जैसे जैसे अर्थ के अर्थ के अंदर, जो अर्थ के एटमोस्फेयर में सूरज की रोशनी सफर तय करती है, जितना ज्यादा सफर तय करेगी उसकी इंटेंसिटी उतनी कम होती चली जाएगी। अब स्पेक्ट्रम में किस तरीके से चेंज आता है उसको भी समझते हैं। देखिए, अभी हमने बात की कि अर्थ के एटमोस्फेयर में सूरज की रोशनी जितना लंबा सफर तय करेगी उसकी इंटेंसिटी उतनी कम हो जाएगी। और उसका जो स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम इज वॉट, एक तरह से बैंड ऑफ एनर्जी, उसका जो स्पेक्ट्रम है लाइट का, ये शिफ्ट हो जाता है ब्लू से रेड की तरफ। ऐसा क्यों होता है? जो अर्थ के अंदर, अर्थ के एटमोस्फेयर में जो पार्टिकल्स हैं, इस तरीके से आप देखेंगे जो पार्टिकल्स हैं एटमोस्फेयर में, ऑब्वियसली पार्टिकल्स हैं, ये अर्थ का एटमोस्फेयर है, यहाँ पे पार्टिकल्स हैं। जब रोशनी आती है इन पार्टिकल से टकराती है, तो जो हाई फ्रिक्वेंसी की रोशनी है यानी कि शॉर्ट वेवलेंथ की जो रोशनी है, लाइट है, एनर्जी है, वो इनसे ज्यादा इंटरेक्ट करती है और स्कैटर होके, एब्जॉर्ब होके खो जाती है। जबकि लॉन्गर वेवलेंथ की जो लाइट है, वो कम इससे इंटरेक्ट करेगी और हमें देखने को मिलेगी और सोलर पैनल्स पे वो पहुंच जाएगी। आखिर ऐसा होता क्यों है? इट इज ऑल बिकॉज ऑफ रियलिस्टिक स्कैटरिंग। चलो मैं आपको इसको डायग्रामेटिकली समझाता हूँ। पहले ये समझ लेते हैं कि वेवलेंथ किस तरीके से, एक का मान लिया दिस इज हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो कि सूरज की रोशनी से आ रही है। सूरज की रोशनी इस बैंड ऑफ एनर्जी, ये लो वेवलेंथ है यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी है। और ये दूसरी वाली हमने ये बना दी कुछ इस तरीके से, ये हाई वेवलेंथ है यानी कि लो फ्रीक्वेंसी, इसकी एनर्जी लो है। लो फ्रीक्वेंसी मीन्स लो एनर्जी, हाई फ्रीक्वेंसी मीन्स हाई एनर्जी। अब ये अर्थ के एटमोस्फेयर में, ये एटमोस्फेयर है अर्थ का, अर्थ के एटमोस्फेयर में एंटर कर रही है सनलाइट, जो कि हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी एक बैंड ऑफ एनर्जी है, जो कि सोलर पैनल से टकराने जा रहा है। ये हमारे सोलर पैनल है, इससे टकराने जा रही है। फाइन, बना दिया कुछ इस तरीके से आ रही है। पहले मान लेते हैं हाई फ्रीक्वेंसी आती है इस तरीके से, ये मैं ये बना रहा हूँ, हाई फ्रीक्वेंसी आ रही है कुछ, ये देखिए, ये एटमोस्फेयर में एंटर किया। अब ये देखिए इसकी टक्कर स्टार्ट हो गई, जहां जहां ये टच हो रहे हैं वो स्कैटर होते जा रहे हैं। आप देखो, 1 2 3 4 5, कुछ इस तरीके से अर्थ के एटमोस्फेयर के जो पार्टिकल्स हैं उसके साथ इंटरेक्ट करता है। और जितनी ज्यादा टकराता है उतना ज्यादा इंटरेक्शन होती है, उतनी ज्यादा हमें स्कैटरिंग देखने को मिलती है। हाई फ्रिक्वेंसी यानी कि ब्लू लाइट की हाई फ्रिक्वेंसी होती है, वायलेट हाई फ्रिक्वेंसी होती है। अब दूसरी बात करते हैं, लो फ्रिक्वेंसी की भी एनर्जी आ रही है सोलर पैनल्स पे गिरने के लिए। ये एटमोस्फेयर के पार्टिकल्स हैं, सेम पार्टिकल्स बना देते हैं, इसको भी एनालाइज करते हैं। फाइन, अब ये वाली वेव, ये वाली जो वेव है एनर्जी वेव, ये एटमोस्फेयर के अंदर आती है कुछ इस तरीके से। अब आप ये देखो, इसकी इंटरेक्शन किससे हुई, एक पार्टिकल से हुई और ये दूसरे पार्टिकल से हुई। यहाँ पे इंटरेक्शन इसकी दो पार्टिकल से हुई, जबकि हाई फ्रिक्वेंसी वाली जो वेव थी उसकी इंटरेक्शन 1 2 3 4 5 और ये छह पार्टिकल से इसकी इंटरेक्शन हुई। तो जितनी ज्यादा इंटरेक्शन उतनी ज्यादा स्कैटरिंग, और वो एटमोस्फेयर में खो जाती है, लॉस्ट
इसमें कम स्कैटरिंग थी तो वो लॉस्ट नहीं होती। और लो फ्रीक्वेंसी वाली कौन सी होती है लाइट? रेड। आप देखेंगे तो रेड वाली लाइट सोलर पैनल्स पे पहुंचती है ज्यादातर, जब जो लाइट का जो पाथ है वो अगर बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो आप देखेंगे शाम को या सुबह सुबह आप जब देखते हैं सूरज हमें रेडिश ऑरेंज दिखता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस टाइम पे, होराइजन टाइम पे, जो सूरज है उसकी रोशनी एटमॉस्फेयर पर ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती हुई आती है, और ब्लू वॉयलेट लाइट एटमॉस्फेयर के पार्टिकल से टकरा के स्कैटर होके लॉस हो जाती है, और हमारी आंखों को ज्यादातर रेड या ऑरेंज दिखाई देता है। वही एनर्जी हमारी आंखों तक पहुंचती है। सो दिस इज हाउ चेंज हो जाता है स्पेक्ट्रम में जब एयर मास बढ़ता है, यानी कि लाइट का जो पाथ है एटमॉस्फेयर में वो बढ़ जाता है। ये अलग अलग स्पेक्ट्रम में जो सोलर सेल्स हैं उनका रिस्पॉन्स अलग अलग होता है। सिलिकॉन है, उसका रिस्पॉन्स ज्यादातर हमें इंफ्रारेड रीजन और विजिबल रीजन में देखने को मिलता है। अल्ट्रावायलेट में उसका इतना इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। सबसे ज्यादा इफेक्ट, सबसे ज्यादा सेंसिटिव वो विजिबल लाइट के प्रति होता है सिलिकॉन, कम इंफ्रारेड और बहुत कम अल्ट्रावायलेट। तो इस तरीके से हमने एयर मास को डिफाइन किया कि एयर मास किस तरीके से डिफाइन करता है कि आपके सोलर पैनल्स की आउटपुट को इन्फ्लुएंस करता है कि आपके सोलर पैनल्स कितनी आउटपुट देने वाले हैं। और क्यों हम एयर मास को 1.5 लेते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा सोलर इंस्टॉलेशंस अर्थ में इस रीजन में देख, दिस इज इक्वेटर, इस रीजन के आसपास देखने को मिलती है 30 से 50 डिग्री लैटिट्यूड में। तो इसलिए हमने एयर मास 1.5 लिया। सो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ आ गया होगा। अगर आप भी जानना चाहते हो कि आपके रीजन में कितनी सनलाइट इंटेंसिटी है, तो आप मेरा सोलर स्नैप डाउनलोड कर लेना। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा लिंक, पिंड कमेंट में भी दे दूंगा। आप देखिए किस तरीके से काम करता है। लेट्स इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये आप अपना कंट्री इंडिया सेलेक्ट कर लिया। आप अपनी स्टेट सेलेक्ट करेंगे। लेट्स से आपकी स्टेट है, कोई भी स्टेट सेलेक्ट करें ये ड्रॉप बॉक्स में। लेट्स से आपने सेलेक्ट किया हरियाणा। ये आप देख सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली जो सनलाइट इंटेंसिटी यानी कि पीक्स एंड आवर्स आपको पता लग जाएंगे। हरियाणा में, जो हरियाणा में रहते हैं उनकी जो एवरेज पीक्स एंड आवर्स हैं दैट इज 5.58। और ये मंथली जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल सब आप देख सकते हो। इसकी बेसिस पे अगर आप सोलर पावर सिस्टम लगाते हो हरियाणा में तो आपकी एवरेज सेविंग क्या होने वाली है वो भी आप देख सकते हो। एवरेज मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको एंटर करना है। मान लिया एवरेज मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल इज 3000 रुपीज, और आपके यहाँ एवरेज ग्रिड रेट है लेट्स से 5 रुपए। तो आपको कितने सिस्टम साइज का आपको लगाना पड़ेगा ये आपको पता लग जाएगा। 4 किलोवाट का आपको सिस्टम लगवाना पड़ेगा, और आपकी जो ईयरली सेविंग है वो 36,000 रुपये आपके हर साल बच सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने लोकेशन के हिसाब से चेक कर सकते हो कि आपका सिस्टम साइज क्या होगा, आपकी एनुअल सेविंग्स क्या होंगी। मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, और साथ में पिन कमेंट में भी आप देख को उसको डाउनलोड कर सकते हो। Fine students, I'll see you in the next video. Till then, goodbye. Thank you very much. Have a nice day.